हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, हर वीडियो में हम आप लोगों से यही पूछते हैं कि कैसे हैं आप लोग। एक कमेंट तक नहीं करते हैं। कम से कम कमेंट ही कर दिया करिए कि हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हाँ, चलिए ठीक है। आइए आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है, मास्टर वीडियो सीरीज़ चल रहा है। 1 यूनिट 1 वीडियो कम से कम ज़रूर होता है इसमें। तो इसके पहले और भी वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और साथियों, यदि देखे हैं तो आप लोग लाइक वगैरह कर दिया करिए यार। कम से कम एक लाइक कर देने से हम देखते हैं जब, तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बस इतना ही कर दीजिए हमारे लिए, और कुछ मत करिए। और आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, यही हमारी आपसे उम्मीद है और यही हमारी आपसे अपेक्षा है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो साथियों, हम लोगों का टॉपिक जो है वह है भारतीय संविधान का और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जिसमें से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक का पहला लाइन। देखिए साथियों, हम लोगों के सामने पहला ही दिया गया है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का मुखिया जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये बात तो सही है भाई। इसके बाद दूसरी लाइन कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। तो ये बात है सही क्या? ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। तो इसमें क्या होगा उत्तर कि ए सही है और आर गलत है। तो यही आपका उत्तर बन जाएगा कि ये सही है और आर गलत है। ठीक है। क्यों राष्ट्रपति की सीमा नहीं होती है? क्या सीमा होती है? तो होती है साथियों। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो शक्ति होता है वह शक्ति कैबिनेट वास्तविक रूप में यूज करती है। और राष्ट्रपति एक सीमा तक ही अपने शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे किसी विधेयक के संदर्भ में अगर कहा जाए कि शक्ति उसकी क्या है, तो वह किसी विधेयक को बहुत कर सकता है कि अपने पास कुछ दिनों तक रोक सकता है या उसको वापस कर दे। लेकिन अगर वापस भी कर दिया और इसके बाद संसद ने उसी रूप में पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया उस विधेयक को, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को पुनः न रख करके या पुनः वापस ना करके उस पर साइन करना ही होता है। तो यहाँ पर उनकी शक्ति जो है क्या हो गई? सीमित हो गई। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आर जो है गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। दूसरी लाइन देखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है। तो यह आपको भी पता है कि आप राष्ट्रपति जी को चुनते नहीं हैं। आपके जो प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं वो लोग चुनते हैं, यानी कि आपके सांसद और विधायक जिनको आप चुने होते हैं, यानी कि डायरेक्ट रूप से जो आपके द्वारा चुने गए होते हैं वो। ठीक है, मनोनीत लोग नहीं। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो ये बात सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित मतलब जिसको आप चुनते हैं, को मिलाकर बनता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर ए भी सही है। तो ए आर दोनों सही है साथियों, और ए स्पष्टीकरण भी आर जो है कर रहा है ए का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लिए। आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अब ये आप पूछेंगे कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती क्या है? तो यह मत प्रणाली ऐसी मत प्रणाली होती है कि मान लीजिए कि यहाँ आपके पास में कई राष्ट्रपति हों पद के उम्मीदवार, कई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों। अब मान लीजिए कि तीन लोग हैं और उसमें से एक ए हैं, एक बी हैं, एक सी हैं। अब आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ए वाले को हम नहीं पसंद करते हैं, इनको हम थर्ड नंबर पर चुनेंगे। बी वाले को हम पसंद करते हैं, पहले नंबर पर चुनेंगे। और सी वाले पर हम कुछ विश्वास करते हैं तो इसलिए इस पर दूसरा नंबर देंगे। यानी कि इन सभी को आपने चुना, लेकिन क्या कर दिया? इनको श्रेणी में बांट दिया। तो इस तरह से अब पहले क्रम की गणना की जाती है कि पहले क्रम में कौन ज़्यादा वोट पाया है। तो जो पहले क्रम में ज़्यादा वोट पाए रहता, अगर कोई मिल गया ऐसा 50% प्लस वाले में, तो उसको जीत घोषित कर दिया जाएगा। अगर से ऐसा नहीं होता है तो वह क्या होगा?
उस पहले क्रम वाले को काट करके और उसमें जो लास्ट वाला जो कैंडिडेट होगा, जो सबसे कम पाया होगा, उसको बाहर करके और उसके वोट को अगले वाले क्रम में सभी में बांट करके और फिर से गिनती की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या होता है। उसमें हर किसी को आपको वोट देना पड़ता है। जैसे विधायक जी को जब चुनने जाते हैं आप, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे केवल जिस विधायक को चुनना है केवल उन्हीं पर वोट डालते हैं, बाकी और से कोई मतलब आप नहीं रखते हैं कि कितने लोग खड़े थे, इसको भी नहीं देखते हैं कि आपके वोट और क्षेत्र में कौन कौन और विधायक की लड़ रहे हैं, उनको भी नहीं देखते हैं आप, केवल जिसको वोट दिए उन्हीं को दे करके चले आएँ। ठीक, तो ये चीज़ें दोनों में अंतर होता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर साथियों देखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है, उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं शामिल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर हम कह रहे हैं, पीछे भी बता चुके हैं कि निर्वाचित सदस्य का मतलब यह है जिसको आपने चुना है, ना कि मनोनीत किए गए हों राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों का मतलब यह है कि दोनों सदनों मतलब कि यहाँ पर आपके लोकसभा और राज्यसभा। अब आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्यों को तो हम लोग चुनते नहीं। हाँ, आप नहीं चुनते हैं, लेकिन आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जरूर उनको चुनते हैं। वो नॉमिनेट ऐसे नहीं कर दिए जाते हैं कि किसी को भी नॉमिनेट कर दिया, उनका भी चुनाव होता है। तो जो चुने गए होते हैं उन्हीं का क्या होता है, इसमें समाहन किया जाता है। आगे देखिएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी ऐसे जो चुने गए लोग होते हैं उनको। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, इसके पहले अभी तक नहीं था, जब जम्मू कश्मीर अलग जो डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इसको क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, संघ राज क्षेत्र बना दिया गया है। तो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखा गया है, तो इसलिए यहाँ इस संघ राज क्षेत्र में आ जा रहा है और यहाँ पर विधानसभा भी है, तो इसको भी मान लीजिए। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा संघ राज क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर संघ राज क्षेत्र है, तो यहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली के निर्वाचित सदस्य और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन सभी लोगों का भी क्या होता है, निर्वाचक मंडल में स्थान होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है स्थगित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कहीं की विधानसभा भंग हो चुकी हो, कहीं की विधानसभा भंग हो चुकी हो, या कहीं के लोग जो हों कुछ हों जो कि वह चुनाव में शामिल ना हो सक पा रहे हों, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव ही ना किया जाए। समझ में आया? तो क्या होगा कि निर्वाचक मंडल की अपूर्ण होने पर, निर्वाचक मंडल जितने भी हैं उसके सदस्य, वो अगर अपूर्ण हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका चुनाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और वो पद रिक्त नहीं रखा जाता है, उस पर अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि उसके कारण चुनाव को रोक दिया जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कम से कम अगर राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उस स्थिति में भी जो चुनाव पत्र, जो पर्चा दाखिल करते हैं आप, उस पर कम से कम आपके 50 ऐसे जो है लोगों के समर्थन उसमें प्राप्त होने चाहिए जो कि उस निर्वाचक मंडल से हैं, तब आप जा कर के चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप की इच्छा हुई और आप पर्चा भरे और हो गया काम। कम से कम आपके समर्थन में 50 लोग आए और कहें कि हाँ ये हैं ऐसे समर्थ जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लायक। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ऐसा होगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुखिया मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस स्थिति में नहीं होगा कि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। अगर से वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, यानी कि क्या होगा,
यह होगा वहाँ का सदस्य जो कि आपकी विधान परिषद होती है। अगर वहाँ से आए हैं ये, तो यह उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि विधान परिषद के। जबकि वह उच्च सदन से अगर हैं तो वह विधान परिषद के सदस्य हो जा रहे हैं। जब विधान परिषद के सदस्य हो जा रहे हैं तो वह निर्वाचक मंडल से बाहर हो जा रहे हैं। अगर ऐसे में बाहर है तो वो कैसे वोट देंगे? नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होंगे, वो वोटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले पॉइंट पर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक होती है? कम से कम वह क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। सांसद मतलब कम से कम जो है एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दूसरा, देश का नागरिक हो। नागरिक नहीं है तो भी नहीं बन पाएगा कुछ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो साथियों, कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है लेकिन उस दौरान विधानसभा का सदस्य है, यानी विधायक है या सांसद है, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पहले त्यागपत्र देता वो हो। लेकिन वह चुनाव तो लड़ लेगा, लेकिन क्या होगा, जब चुनाव जीत जाता है तो उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कौन सा? यह ये जो निर्वाचन की योग्यता है वो आपका अनुच्छेद 57 है, जो कि निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा भारत के राष्ट्रपति पद के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ नहीं। रेयर में जो है एक केस ऐसा आया हुआ होगा। इसके बाद जो है क्या हुआ कि लगातार जो है डबल राष्ट्रपति पद नहीं रखा गया कि कोई भी को 2 कार्यकाल दिया जाए, क्योंकि यह हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका भी मानना था कि यह एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इस पर अधिकतम किसी को 2 बार तक रखा जाए और नहीं तो फिर जो है 1 बार तक। ठीक है, तो इस तरह से उनकी ये जो मान्यता थी उसका भी पालन किया गया, आदर किया गया। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति रहे वह लगातार 2 कार्यकाल तक रहे हैं। बाकी सभी के सभी लगभग क्या है, 1 वर्ष के लिए 1 कार्यकाल के लिए ही अपने पद पर आसीन रहें। आगे देखिएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर होता है तो उस विवाद को कौन सुनवाई करेगा? तो उस विवाद की सुनवाई जो करेगा वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण कर लिया उसी दिन से उसका कार्यकाल स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी में भी आ चुका है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा। उसमें विकल्प दे देगा आपको कि जिस दिन चुनाव संपन्न हो जाएगा, या जिस दिन वह शपथ ग्रहण करेगा, या जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा। इस तरह से उसमें से देगा और सस्पेंस क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस दिन वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, यदि आप ज्ञानालय चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लगभग जो कि पढ़ाए जा रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। सिविल को टारगेट लेकर के पढ़ाए जा रहे हैं, ऑल वनडे एग्जाम के जीएस को टारगेट लेकर के पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और आपको एग्रीकल्चर से भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को साथियों ज़रूर लाइक कर दिया करिए। एक लाइक करने की बात होती है, एक बटन दबाने की बात होती है और हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है उससे कि हाँ, हमारे द्वारा मेहनत जो किया जा रहा है उसका कुछ परिणाम निकल रहा है, उससे कुछ लोगों को लाभ हो रहा है। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, अगर आप ये जो पढ़ाया गया जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को। अगर से आ जाए उपराष्ट्रपति को उसको सौंपते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा?
अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके पद से संसद में क्या करना होगा, वहाँ पर महाभियोग लाना होगा और दोनों सदनों से पास करवाना होगा। तो इस तरह से महाभियोग प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब हटा दिया गया, ठीक है। और 2/3 बहुमत से उनको हटाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी हटा दिया। तो ऐसे में क्या होगा, सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, लोगों के द्वारा इसका जो है स्तर भी गिराया जा सकता है कि किसी को भी मन चाहे हटा दिया, किसी को भी बैठा दिया, ठीक। तो इस तरह से इसकी जो गरिमा थी उसको बनाए रखने के लिए इस तरह से इसको किया गया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो लगाया जा सकता है वह कितने दिन पूर्व सूचना के तहत लगाया जा सकता है, तो वह होगा कैसे, 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर ये आरोप है और आप अब राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए अधिकारी नहीं हैं, ठीक है। तब उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है किस सदन में, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में दूसरे सदन के द्वारा उस आरोप की जांच की जाएगी। अगर जांच में सही पाते हैं तो उनको जो है फिर से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए क्या आवश्यक है, वो चीज़ें हमने पहले यहाँ पे बता दिया। 14 दिन पूर्व सूचना आपको देना पड़ेगा, किसको, राष्ट्रपति को, उनको सूचित करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है राज्य की विधानसभाएं। जैसा कि हमने बताया आपको कि जब राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाना होता है तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह एक सदन में अगर लाया गया तो दूसरे सदन में पास करने के बाद जो है भेजा जाएगा जब, तो दूसरा सदन उस अविश्वास प्रस्ताव की जांच करेगा। जांच करने के बाद वह जांच में अगर सही पाता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को वह भी पारित कर देगा और जिस दिन से वह पारित कर देगा फिर वह क्या होगा, वह मान लिया जाएगा कि उनके खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है, वो पद पर आसीन रहने के लिए नहीं रह गए हैं, ठीक है। अब यहीं पर ही काम खत्म हो जाता है। अब वो राज्य की जो विधानसभाएं आपने देखा था कि वोटिंग में भाग लिए थे, अब वहाँ पर ये नहीं जाएगा कि अब वो लोग भी कहें कि हाँ ये जो है बात सही है कि ये ऐसा अपराधी हैं या ऐसा इनके खिलाफ महाभियोग सही लगाया गया, वो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय पद पर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि कौन ऐसा जो निर्वाचक गण है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता चुनता तो है लेकिन पद से हटाने के लिए वो योग्य नहीं होता है, तो राज्य की विधानसभाएँ होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कौन सी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं देती फैसला, ये क्या है, ये संसद के द्वारा किया जाता है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए रिक्ति होने की तिथि के 6 माह के भीतर। यानी कि ये चीज़ें हमने पहले बता दिया कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उस स्थिति में कि कोई निर्वाचक गण नहीं है तो चुनाव ही ना हो, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक कर दिया गया है कि 6 महीने अधिकतम रिक्त रह सकता है, इसके ज़्यादा नहीं रह सकता है और इस पर चुनाव करवाना ही होगा। तो अधिकतम कितना दिनों तक रह सकता है रिक्ति, वह पद 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन इस दौरान भी कोई ना कोई उस पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा होगा। आगे देखिएगा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कार्य का या कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो नहीं कर सकता तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति के कार्य को करता है कितने दिनों तक, 6 महीने तक, फिर वह कार्य कर सकता है। 6 महीने बाद उनका चुनाव हो जाना अनिवार्य होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं तो यही जान रहे हैं कि हाँ राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन जब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा,
वह होगा मुख्य न्यायाधीश उस पद पर। लेकिन साथियों मान लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीन के तीनों ही अनुपस्थित हो जाएं, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा किसी दुर्घटनावश ये तीनों के तीनों की उपस्थिति ना हो पाए, पद पर ना आसीन हो पाए, तो फिर कौन होगा? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो शीर्ष यानी कि सीनियर जो जज होगा फिर वह होगा इस पर पदासीन। ठीक है, तो सीनियरिटी में तो बहुत लोग आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज हैं, कोई ना कोई तो सीनियर होगा ही उसमें। तो इस तरह से ये होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ कथन दिए गए हैं जो कि सही कथन है। जैसे पहला कथन है कि भारत की प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप भी जानते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वह स्वविवेक से किया जाता है। स्वविवेक का मतलब वो किसी को भी नहीं नियुक्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्वविवेक का मतलब यह है कि जब संसद में जो कोई भी किसी भी पार्टी का जो ज़्यादा बहुमत वाली पार्टी होगी, या मान लीजिए बहुमत प्राप्त पार्टियां नहीं है कोई भी, तो जो भी पार्टी उनके हिसाब से लग रही होगी कि सत्ता ये संभाल सकती है, इनके समर्थन में अधिक जो सांसद हैं वो हैं, तो वह अपने विवेक का वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, विवेक को यूज कर सकते हैं। अन्यथा होता यह है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद जो बड़ी पार्टी उभर कर आती है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री जो होते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो ही हो, वो तो बाद में हो भी जाते हैं, कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री ही हो, किसी भी सदन के हो सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो, वो किसी न किसी सदन के सदस्य हो जाएं। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने का वापस भेजने का अधिकार दिया गया। जब कोई भी विधेयक मान लीजिए राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको देखा तो उनको लगा कि ये विचार करने के लिए फिर से भेजना चाहिए, ये कुछ इसमें खामियां हैं, तो वह भेज सकते हैं किसके पास? मंत्रिपरिषद के पास या लोकसभा या संसद के पास। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा में यदि मान लीजिए कोई पार्टी की बहुमत ना हो, लंगड़ी सरकार चल रही हो, खींचतान चल रहा हो, तो प्रधानमंत्री क्या करें? अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अगर कह देता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय ही क्या करते हैं? उसको भंग करने का आदेश दे देते हैं। फिर से क्या होगा? चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जो कि सही हैं। वह कथन पहला यह है कि वह संसद का एक घटक होता है। घटक का मतलब या भाग का मतलब यह है साथियों कि आपको पता है कि संसद के 3 घटक होते हैं, 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो इस तरह से मिल करके यह संसद का गठन करते हैं, या कोई भी कानून बनता है तो इस कानून को बनने में इन तीनों लोगों का योगदान होता है। लोकसभा या राज्यसभा से पारित हुआ विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तब जा करके वह विधेयक क्या होता है? अपना मूल रूप धारण कर, अपना जो है अस्तित्व में आता है। आगे देखिएगा, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है या करता भी है। किन्हीं परिस्थितियों में भी अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश वैसे अगर देखा जाए तो अध्यादेश सरकार के द्वारा ही कहा जाता है, तो उस चीज़ को ही लागू करने के लिए आदेश देते हैं राष्ट्रपति महोदय।
साथियों अब भी अगर आप वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का जो उपयोग किया था, वीटो शक्ति का, वह कौन था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। इस विधेयक के संदर्भ में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और यह विधेयक जो था, अब यहाँ पर राष्ट्रपति का देखिएगा कि एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहते हैं। वीटो को ही निषेधाधिकार शक्ति कहा जाता है। तो वह थे कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। आगे आपने देख लिया किस विधेयक पर प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किसके अंतर्गत? 111 के अंतर्गत। लेकिन साथियों यदि वह लौटाने की बात आती है तो लौटा भी सकते हैं, और लौटा भी दिए तो अगर उसी रूप में पुनः आ गया राष्ट्रपति के पास तो उनको पारित करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। वीटो लगा देंगे अपना। राष्ट्रपति की स्वाविवेकीय शक्ति है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना। तो इस तरह से ये है आपका राष्ट्रपति के स्वाविवेकीय शक्तियों में। राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। विधेयक पर स्वीकृति अगर देना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सलाह तो वो ऑलरेडी दे रही है। मंत्रिपरिषद ही कोई विधेयक का खाका तैयार करती है, उस विधेयक को पारित करती है संसद, और संसद ही भेजती है राष्ट्रपति के पास। तो इनडायरेक्टली स्टार्टिंग अगर आप देख रहे हैं तो मंत्रिपरिषद ने ही उस चीज़ को कहा है कि हाँ ये चीज़ सही है। तो अब उसके लिए सलाह देने की ज़रूरत नहीं होती है कि राष्ट्रपति महोदय उसको पारित करें कि ना करें। अब वो विवेक से पारित करते हैं और नहीं करते हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अब इस चीज़ को भी आप कैसे याद करेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाता है वह विधेयक किस अनुच्छेद के तहत पास करते हैं राष्ट्रपति? तो हमने बताया कि संसद में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून बनाने की प्रक्रिया में 3 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से लोकसभा, राज्यसभा, जिसको कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन। तो लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, और इसके बाद जो होता है राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा छोटी है तो लोकसभा हो गई, इससे बड़ी होती है राज्यसभा हो गई, और राज्यसभा लोकसभा से बड़ा हो गया राष्ट्रपति। तो 1, 2, 3 यानी कि विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचने में तीसरा स्तर तक पहुंचता है 1, 2, 3 करके, तो अनुच्छेद हो जाएगा 123। इस तरह से आप याद करिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको किसको? भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, और राज्यों के राज्यपाल को। ठीक, भारत का राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्त करता है? अभी आपको हमने बता दिया। इसमें प्रधानमंत्री और राज्यपाल और निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, ढेर सारे कई पद होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में दिया गया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 143 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। क्या चीज़ सही नहीं है भाई?
राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति ना तो सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बाध्य है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे भी दिया, राष्ट्रपति ने मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह उस पर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह को राष्ट्रपति माने ही माने। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ना तो मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति और ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। इस चीज को जानते रहिएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही अपनाई जाती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। आगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें देखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी होती है? यह न्यायिक प्रक्रिया की शक्ति होती है। कैसे शक्ति होती है? न्यायिक शक्ति होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार कैसा है? औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र, कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। कितने कितने प्रकार के? औपचारिक हैं, विधिक हैं, संवैधानिक हैं और नाम मात्र के हैं। इसका विस्तृत रूप अगर आपको देखना है तो सिविल वाला क्लास जो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं क्या चीज़? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है। तो इस तरह से इसको रखवाएं। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार इनमें से नहीं है, तो वो कौन सा विशेषाधिकार नहीं है? यह कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। इसमें साथियों वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी वित्त विधेयक जो होता है पहले राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तभी वहाँ पे जाता है। कहाँ पर? राष्ट्रपति से होते हुए वह संसद पटल पर जाता है। तो ऐसे में फिर वहाँ से पास हो जाने के बाद फिर उनके रोकने के चांसेज ही नहीं रह जाते कि फिर उसको फिर पुनः रोकें वो। ठीक है। संसद के किस लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं संसद के दोनों सदनों को की संयुक्त जो है अधिवेशन को। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति महोदय पढ़ रहे होते हैं पर्चा, वो उनका खुद का भाषण नहीं होता है। वह किसका होता है? सरकार का भाषण होता है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को उसमें बयां किया गया होता है। ठीक है। तो इस तरह से वह राष्ट्रपति का हुआ या सरकार के, तो सरकार की होती है, मंत्रिपरिषद की होती है। ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो होता है ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो बात सही है, राजा से भिन्न तो है। भारत के राष्ट्रपति का पद, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से मिलता है। तो ये बात गलत है। यहाँ पर पहला सही है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। ये सही इसलिए है कि राष्ट्रपति जो भारत का है वह ब्रिटेन के जो राजा होते हैं उनसे भिन्न इस तरह से है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है निर्वाचित होता है और वहाँ का राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचित ना होकर वंशानुगत रहता है। तो इस तरह से क्या होगा? अलग होंगे वो भारत के राष्ट्रपति से। इसी अनुसार भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से भिन्न इसलिए है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं अपने राष्ट्र के सर्वे सर्वा होते हैं, कार्यकारी जो है प्रमुख होते हैं, जबकि ये औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दोनों की दोनों बातें क्या हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। पहली बात तो सही है, दूसरी बातें गलत हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी बिल हो वह बिना राष्ट्रपति के स्वीकृत कानून नहीं बनता। तो बातें ये भी सही है और बात दोनों की स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे देखिएगा, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, आप सभी जानते हैं। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति को शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये गलत है। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भारत में सब कुछ संवैधानिक और कानून आधार पर बधे हुए हैं। हर कोई पद है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तानाशाही यहाँ पे नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कहाँ से थे?
तो वो बिहार के थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति बने थे तो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे, पहले ही हमने बता दिया आपको। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? जो कि नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि सर्वसम्मति से चुने गए। सर्वसम्मति का मतलब यह होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजी हो जाएं कि हाँ कौन राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार रहने लायक है सही से, और पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों एक ही कैंडिडेट को बिना उसके प्रतिद्वंदी को उतारे ही एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाए। यानी कि विपक्ष अपना कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे या विपक्ष के द्वारा जो कोई नाम सुझाया गया हो उसी नाम को सरकार क्या करे, कैंडिडेट घोषित कर दे और उसको चुनाव में उतारा जाए। तो ऐसे में क्या होगा, चुनाव चुनने जो लड़ने की बात आएगी वो होगा ही नहीं, तो एक पक्ष है वो पूरी तरह से जीत जाएगा एक तरफा। आगे देखिएगा, तो ऐसे कौन रहे हैं? एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति और उनकी अवधियाँ। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे 1974 से 1977 तक थे। एन संजीव रेड्डी जो थे 77 से 82 तक थे। जाकिर हुसैन साहब जो थे वो 67 से 69 तक थे। बीबी गिरी थे 69 से 74 तक। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है किसको? राधा कृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध है कौन? बीबी गिरी हैं। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, किस राष्ट्रपति को? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, वह कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऐसे हैं जो मुख्य न्यायाधीश जो कि वो राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहे। आगे देखिएगा, सत्य कथन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ना कि कोई उपराष्ट्रपति का कार्यकर्ता हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति पद तो है लेकिन उस उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है। तो वह उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो सभापति का ही कार्य करता है और वो सभापति का ही वेतन लेता है, ना कि राष्ट्रपति का वेतन लेता हो उपराष्ट्रपति। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने के लिए वहाँ पर उपस्थित ना हो तब ही वह क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हर कोई जानता है, राजेंद्र प्रसाद थे। कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो संविधान से ऊपर कौन आ गया? ये सही होगा, आर गलत हो गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा रहा? तो 12वें क्रम पर वो राष्ट्रपति रहे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। आगे है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता। तो उक्ति किसके लिए लागू होती है? तो राष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्र का मुखिया अगर कहा जाए तो कौन होगा? राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन यदि बात ये आए कि कार्य कौन करता है तो कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आगे है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद भी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो है यह कहाँ से लिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
उपराष्ट्रपति का पद अगर चुनाव हो रहा हो तो उसके पद के लिए यहाँ पर विधानसभा फिर कट जाती है। यहाँ पर अब विधानसभा नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा नहीं है तो संसद के सदस्य में जो हैं वो सभी के सभी होंगे, यानी कि जो कि क्या है, निर्वाचित और मनोनीत, दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ पर सभी सदस्य लिखा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का अर्हता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दोनों सही है और मान्यता भी स्पष्ट कर रहा है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन कौन सा है? किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन द्वारा सीधे चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वही इनके कार्य हैं। बाकी नहीं तो शेष कार्य क्या हैं? अधिकांश टाइम तक ये क्या होते हैं? ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस तरह से? राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। उसमें क्या था? राष्ट्रपति वाले में, किसी भी सदन में। राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति होता है। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य ही नहीं होता है, तो राज्यसभा का सभापति। जबकि लोकसभा का सभापति जो अध्यक्ष होता है तो वह उसका सदस्य होता है, उन्हीं सदस्यों में से कोई एक चुना जाता है। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। ऐसे दो कौन थे? तो यस राधाकृष्णन थे, जो कि ये क्या थे? राजदूत भी रहे हैं और बीबी गिरी भी राजदूत रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन था? तो 12वां था। और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? तो यह 15वां है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो कुछ भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ साथियों लाइक एक कर दीजिए, इससे हमारे को थोड़ा बहुत मनोबल मिल जाएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ करके आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद,